लो गाइस, आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स है उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जेई मेंस के क्वेश्चन। अभी फ़िलहाल मैं जो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, मेरा मेन फोकस रहेगा कि हम उसको एनटीए जब से एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है तब से तब वाले क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं बेसिकली। तो मैं 2019 के और आपको 20 वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि अब वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने नीट के भी लिए हैं जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं नीट वाले, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़े थोड़े बताता जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हो उसमें लिखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज़ 2 वोल्ट। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन गिवन है, आप देख सकते हैं, और एट 300 केल्विन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा जा रहा है और यहाँ ध्यान से देखिएगा, आर की वैल्यू आपको यही यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में दी है। इवन फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको यही यूज़ करनी है जो एग्जाम में यहाँ पे दी हुई है 96000। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर ई नॉट पता है आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन का डेटा थोड़ा लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको क्या गिवन है, एक तो ई नॉट पता है, उसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 2 वोल्ट। ठीक है, एक तो ई नॉट है। अब उसके बाद में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दीजिए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, एक थर्मोडायनेमिक का एक्सप्रेशन होता है, मैं उसको भी थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ आपको। ये एक्सप्रेशन क्या था, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। याद आ गया होगा आप लोगों को, आर टी एल एन क्यू सी बोलते हैं बेसिकली, क्यू सी। ठीक है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो। अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई। अब आपको एक पॉइंट और इसमें लिखना है कि एट इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होगी कि डेल्टा जी का वैल्यू वहाँ पे क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, और अगर डेल्टा जी ज़ीरो आ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होके ऐसे दिखाई देगा आपको, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ये एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिखाई देगा। अब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा आपने याद कर ही रखा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन होता है डेल्टा जी, वो मैक्सिमम वर्क के करस्पॉन्डिंग होता है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस एन एफ, ये पूरा क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र है, इनटू वोल्टेज, तो दैट इज़ वर्क डन। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जामिनर कोशिश कर रहा है कि आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें और साथ ही साथ ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज़ करें। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू। तो आपको जब आप टू को आप फिर से लिखोगे, तो 2 को मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अब आपको दिखाई देगा माइनस आर टी और एल एन। अब देखो, जब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ तो क्यू सी विल चेंज, है ना, तो ये चीज़ के सी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे के सी लिखना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डेल्टा जी की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वैल्यू रख दोगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको माइनस आर टी एल एन के सी दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ई सेल। ठीक है, ई नॉट सेल, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आर टी और नीचे आ जाएगा एन एफ और यहाँ पे आ जाएगा एल एन के सी। ठीक है, एल एन के सी, ये चीज़ आपको दिख गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू है 2। ठीक है, आर की जगह पे आपको 8 रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और टेम्परेचर आपको दे ही रखा है 300, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, एन। तो देखिए यहाँ पे एन कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जिंक 0 है, 0 से कहाँ पर जा रहा है, प्लस के 2 में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बताइए कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र
2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी देख सकते थे, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू पुट करनी है, 2, और उसके बाद में यहाँ पे f का वैल्यू भी ध्यान से पुट करना है आपको। जो दे रखा है क्वेश्चन में वही डेटा आपको रखना पड़ेगा, वरना आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए। ये हो गया आपका LNKC, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये देखिए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 32 0, ठीक है। उसके बाद में ये मेरे ख्याल से ये 4 टाइम कट रहा है, तो 40 आ रहा है। 40 और 4, ये 2 और ये 2, 4 हो रहा है, और 40, तो ये 160 हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 160 इज इक्वल टू LNKC, ठीक है। तो अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो तो इजीली इसको समझ गए होंगे कि KC का वैल्यू कितना आ जाएगा, E की पावर आ जाएगा 160, ठीक है। मेडिकल वालों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इजीली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो LN होता है उसका जो बेस होता है वो E होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो पावर में चली जाती है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो वो पावर में चले जाएगा। तो E की पावर आ जाएगी 160, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फैराडे। द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज इन द ग्राम ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है। मोलर मास आपको दिया और कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो अभी यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है कि आपको एक क्या पता हो कि लेड एसिड बैटरी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। लेड एसिड बैटरी अगर किसी को नहीं पता है तो ये क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेड एसिड बैटरी, अब थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ मैं आपको। लेड एसिड बैटरी क्या है, एक टाइप का सेकेंडरी बैटरी है। तो सेकेंडरी बैटरी का मतलब होता है कि वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल दोनों होते हैं उसके अंदर। तो ये आपका एक सेकेंडरी बैटरी है जिसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल दोनों होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको कवर पता होगी। अब देखिए आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेट सेल रिएक्शन बता रहा हूँ जो आप याद रख लीजिए, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। और उसी में सारी बातें छुपी हुई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए नेट सेल रिएक्शन याद कर लो। आप क्या करोगे, आप Pb सॉलिड लिख लो, उसके बाद आपको PbO2 मिलेगा, ठीक है, PbO2। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए H2SO4 है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। और जब आप इसको लिखोगे तो आपको ये रिएक्शन कुछ इस तरह की मिलेगी, PbSO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप याद कर लीजिए। अब ध्यान देना, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये हमारा है डिस्चार्जिंग साइकिल, ठीक है, डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पे वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जब आप ऐसे रिवर्स आओगे, ठीक है, रिवर्स आओगे ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम लोग चार्जिंग साइकिल, ठीक है। क्या बोल देंगे, चार्जिंग साइकिल बोलेंगे भाई, ठीक है। तो चार्जिंग साइकिल, यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रोलाइज्ड आपको बताना है, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्जिंग साइकिल के अंदर आपको रिएक्शन को लिखना है, यानी कि आपको रिएक्शन रिवर्स में लिखनी पड़ेगी और उसके बाद में सोचना पड़ेगा। तो चलिए रिएक्शन को रिवर्स में लिख लेते हैं जल्दी से, PbSO4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ वाटर है, ठीक है। और ये रिएक्शन को आप ऐसे दोबारा से लिख लीजिए, Pb सॉलिड, ठीक है, PbO2 भी है साथ में, और ठीक है साथ में H2SO4 भी है। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को लिख लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन दिखाई दे रही होगी और वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। Pb यहाँ पे आपको दिख रहा होगा +2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 2 Pb + 2। SO4 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता होगा कि हम लोग जो स्पेक्टेटर आयन होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो फर्निश होते हैं, वो स्पेक्टेटर आयन होते हैं, तो उनको हम लोग जनरली रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं दिखाते, तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। अब आप देखिए यहाँ पे एक Pb सॉलिड है और उसके बाद में यहाँ पे आपको Pb+4 दिखाई देगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि इसमें कितना चेंज आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूँ। मैं इसका रीज़न बताऊँगा कि इक्विवेलेंट वेट में क्यों निकालना की कोशिश कर रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ मैं, PbSO4 का,
ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट मैं निकालूंगा तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो डिसप्रोपोर्शनेट के केस में क्या होता है, हमको दोनों के चेंज देखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये +2 से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक को मैं ऐसे मान लेता हूँ कि एक कहाँ जा रहा है, +4 की तरफ जा रहा है। तो +2 से +4 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पे भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जब मैं इक्विवेलेंट मास लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मोलर मास बाय 2 प्लस मोलर मास बाय 2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, और इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा मोलर मास बाय 1, और ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। अब आप एक बात समझो, ये जो टर्म नीचे आपको दिख रही है इसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर, ठीक है। यही क्या है हमारा एन फैक्टर, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो ये है, एन की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। आप डिसप्रोपोर्शनेशन जब भी रिएक्शन होती है तो आप इस तरीके से जो रिडक्शन में जा रहा है, जो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, उसको सेपरेट लिख के जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर वहाँ पे इस तरह से निकलता है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलने वाला हूँ जो कि आपको थोड़ी समझनी है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ गई है। तो देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि 1f अगर चार्ज मैं पास करूँ, 1f चार्ज पास करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए वैल्यू, मुझे मिलना चाहिए 1 मोल, ठीक है। 1 मोल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज हो रहा है। अब बेसिकली हम चार्ज पास कितना कर रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 100। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि 0.05 है ना भाई, ये वैल्यू 0.05 है, तो मैंने इसको 5/100 लिख दिया, तो इसको थोड़ा कैंसिल कर रहा हूँ, तो 1/20 आ गया। तो बेसिकली 1/20 मोल आ गए मेरे पास। तो अब क्या, क्योंकि हमको तो वेट चाहिए, तो 1/20 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 303 से, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे को दिख रहा है 30/2 के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत दूर है, तो इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, आंसर नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप कर सकते हो कि क्योंकि आपको वेट चाहिए तो आप फेराडे का फर्स्ट लॉ लगा दीजिए। सो इस ब्लॉक के अंदर देखिए आप मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ आ जाएगी, आंसर वही आएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो आपको ऐसे बताया होगा कि W इज इक्वल टू E, ठीक है, बाय F इंटू चार्ज, ठीक है, Q। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए W, E का वैल्यू मोलर मास के इक्वल है, ठीक है। मोलर मास F की वैल्यू F है, और यहाँ पे चार्ज कितना है 0.05, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि E का वैल्यू हम निकाल चुके थे। E का वैल्यू कितना आ रहा था, मोलर मास के इक्वल, दैट्स वाई मैंने क्या करा है, यहाँ पे 303 पुट किया है। तो 303 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और 1/20, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेट निकाल सकते थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है हर एग्ज़ाम में, मैंने देखा है इसको जनरली इस टाइप का। और उसके बाद में वो आपको रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या, ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन हो रहा है भाई, ठीक है। ये रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, और ये भी रिडक्शन हो रहा है। तो जब रिडक्शन होता है ना, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, एक लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है, सिंपल तरीका है ये। अब आप है ना यहाँ पे देखिए, ये टॉप पोजीशन पे यहाँ पे आपको मैं लिथियम लिख के दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ F। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का आइडिया है तो F2, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखिए यहाँ कहीं पे बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब आपको कुछ भी याद ना होना, फिर भी आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा कि ये बंदा क्या है, ये बंदा है मेटल। मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है, मेटल जनरली क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनका हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जैसे ही आपने ये कहा कि भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप बोल दोगे कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने हैं कि लिथियम जो है वो क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
अब हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, ये स्टैंडर्ड है, और F2 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब देखो ऊपर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, तो इसको आंख बंद करके लिख दीजिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यहाँ पे लिख दो भाई बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात समझना कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ऐसे नीचे जाओगे तो पॉजिटिव में बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जाओगे ना तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। और इधर देखिए जब आप ऊपर की तरफ ऐसे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव में SRP की वैल्यू बढ़ेगी, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसके पास में जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है वो उतना अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है भाई। तो बस अब आपका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई CA जो है वो कहीं इधर लाई करेगा, ठीक है, वैल्यू देख के मैं लिख रहा हूँ, और Mg की वैल्यू कहाँ होगी, कहीं इसके जस्ट नीचे, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास है जिंक जो कि नेगेटिव में है, तो मैं यहाँ कहीं पे जिंक लिख दूंगा, ठीक है। ये स्केल करेक्ट नहीं है, ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ मैं। और निकल की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है, ये है। तो अगर आप देखोगे कि जो लिथियम के क्लोज होगा वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा, तो कैल्शियम सबसे बेस्ट है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर निकल। तो आपको यहाँ पे ऑड चेक करना था, तो भाई निकल तो आने से रहा, ठीक है, सबसे बेस्ट तो कैल्शियम है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो गया। कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम आएगा, निकल नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, सेकंड, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप देख सकते हो। अगर मान लो कभी इन द फ्यूचर ये वैल्यू आपको ना दें, फिर आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ ले, तो उस टाइम पे आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए। सीरीज़ कैसे याद करोगे, तो सीरीज़ याद करने का वही तरीका होता है, ऐसे करके देखो, लिख, ऐसे लिख दो, लिख, है ना, ये लिख हो जाएगा, फिर आप इसको लिख दोगे बासर, ठीक है, बासर, Ba+2 SR+2, ये हो गया बासर आपका, लिख बासर, काना, ठीक है, ये हो गया आपका काना, ठीक है, काना, ठीक है, काना हो गया। उसके बाद में मग, Mg+2, ये मग आएगा, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ नीचे की तरफ, मग। फिर आपको आ जाएगा अल, ठीक है, ये अल है, मग अल। फिर आ गया आपका मंजन, ठीक है, तो Mn+2 Zn+2 मंजन, ठीक है। मंजन करते टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वाटर आएगा भाई, ठीक है। तो देखो क्या करोगे आप, लिख, बासर, काना, मग, मग हो गया, अल, मंजन, कर, तो कर का मतलब है यहाँ पे +3, दिस इज कर। फिर आएगा फिकड़, ये हो गया Fe+2, फिकड़ यानी कि Cd+2, फिकड़, कोनी, कोबल्ट +2, ठीक है, कोनी, ये कोनी है, ठीक है, फिर कोनी, फिकड़ कोनी, सन पब, तो यहाँ पे Sn पब यानी कि +2 Pb, ठीक है, सन पब। उसके बाद में हाइड्रोजन आ जाता है, और उसके बाद में आप याद रख सकते हो छापा, ये टर्म याद कर लीजिए। अब छापा, C का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉपर, इसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आता है SRP। H का मतलब होता है Hg, A का मतलब है Ag, और P का मतलब है प्लेटिनम, फिर ये क्या हो जाएगा Au। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे Ag और Au है, तो अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हो कि Ag पहले आएगा और Au बाद में आएगा। तो इस तरीके से ये छापा करके आप याद कर सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए आपको क्या करना है, लिख, बासर, काना, मग, अल, मंजन, कर, फिकड़, कोनी, सन, पब, छापा, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर दिस। और अगर उसके मुताबिक आप देखोगे तो आपको यहाँ कहीं पे क्या मिल रहा है, कैल्शियम, उसके बाद में आपको उसके बाद मैग्नीशियम मिल रहा है, और उसके बाद में आपको जिंक के बारे में, तो ये जिंक ये रहा, ठीक है, और उसके बाद में आपको निकल है, तो कोनी, दिस इज़ योर निकल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ट्रिक भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि Sl है, जिंक Zn+2 एक्वस, और यहाँ पे Mx कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और फिर M है, M कोई मेटल है। फिर बोलता है कि डिफरेंट हाफ सेल देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो। ओके, तो देखिए आपको M का वैल्यू दे रखा है, सबका SRP वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे देखिए सबका रिडक्शन हो रखा है, ठीक है।
तो बोलता है कि इफ़ जिंक का वैल्यू -0.76 वोल्ट है तो विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दिस इज द की। देखिए पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात आ जाएगी ना, तो नेट सेल रिएक्शन से आपको नहीं करना है, पर इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर एनोड और कैथोड को हम रखें। तो मैं फिर से आपको एक आइडिया बताता हूँ कि एनोड कैथोड हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको F2 है और यहाँ पे आपको लिथियम है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे हाइड्रोजन है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, और यहाँ वाली वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जब भी आपको एनोड डिसाइड करना है ना, तो एनोड पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो जो ऊपर वाला बंदा होगा इस तरफ, जो नेगेटिव SRP वाला होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो। तो अब देखो जिंक कहीं यहाँ पर होगा, लेट से मैं यहाँ पे जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू को यहाँ लिख रहा हूँ 76 नेगेटिव में। अब जब हम लोग इसकी बात करेंगे, AU की बात करेंगे, तो AU के पास में जो वैल्यू 1.40 है, ठीक है, और AG के पास में 0.80 है, और FE के पास में 0.77 है, और जो Fe+2 है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो आप समझो कि Fe+2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बिल्कुल कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि जब हम लोग E0 निकालेंगे तो हमारे पास में SRP वैल्यू है, तो हम लोग SRP के रिस्पेक्ट में E0 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, E0 कैथोड लिख देते हैं, ठीक है भाई, और -E0 एनोड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। अब आपको पता है कि जब Fe को मैं लूँगा, मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा कि मेरी ये मतलब जिंक जो है वो एनोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो कैथोड की वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो वैल्यू आएगा नेट वो कम आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है, कम आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको और क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। कैथोड अगर हम बनाएंगे तो माइनस का 0.44 आएगा, उसके बाद में माइनस का 0.76 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 0.76 और 0.44, तो यहाँ पे देखो ये 2 आ गया, 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 0.32। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का कितना झमेला है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 आ गया और 6 आ गया, तो ये 0.16 आ जाएगा अगर हमने किसका कॉम्बिनेशन बनाया था अभी, जिंक, ठीक है, +2 और Fe+2, इन दोनों का, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, AU के साथ आएगा। तो AU वाली रिएक्शन को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब AU हमारे पास में है, तो AU का होगा रिडक्शन, तो भाई AU+3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके AU बनाएगा, और जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जिंक क्या करेगा, Zn+2 करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तो आप इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 6। तो जब आप इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो जब वैल्यू आप लिखोगे तो वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगी कि कैथोड का वैल्यू 140 है और ये वैल्यू 0.76 है, तो ये 6 आ गया, और ये कितना हो गया, 7 और 4 11, सॉरी ये 11 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे 2 हो गया, तो 216 आ रहा है, ठीक है, 2.16 आ रहा है, सॉरी। और इसको आप 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, आप 6 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है, ये कितना हो गया 18 और 2 3 36, तो 0.36, ये 0.36 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा था 0.16, तो अभी तो ये अच्छी खासी वैल्यू आ रही है।
ठीक है, ऐसे ही हम इसके लिए भी चेक करेंगे कि Ag+ वाले में कितना आ रहा है। तो Ag+ वाले में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना होगा, 2 का होगा, और वैल्यू कितनी है 0.80 और 0.76, तो इसको जोड़ लीजिए 6 और ये हो गया 10, 1.56, और इसको 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ रहा है आपके पास 0.7 और उसके बाद में 8, तो 0.78 आ जाएगा Ag के केस में। ठीक है, और जब हम इसके केस में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको इफेक्टिवली बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 0.77 और उसके बाद में 0.76, ठीक है 0.76, तो इसको जोड़ेंगे तो बेसिकली ये हो गया 13, ठीक है, और ये हो गया 14, 15, 1.53 डिवाइड बाई 2, तो भाई ये 1.56 बड़ा है, तो बेसिकली हमारा आंसर किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, Ag के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़े, और यहाँ पे ये अगर हम लोग इसको ना पढ़े तो आंसर हम लोग मार्क कर सकते थे AU वाला। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें देखिए पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, इसलिए आपको हर बार नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपको मैक्सिमम E0 सेल चाहिए तो आप क्या करोगे, इधर वाले को पिक करोगे जो सबसे टॉप पे होगा और इधर वाले को पिक करोगे जो सबसे बॉटम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन आपको हमेशा क्या बना के देगा, एनोड बना के देगा, और ये वाला पोर्शन हमेशा आपको क्या बनाएगा, कैथोड। क्योंकि एनोड पे हमेशा याद रखना हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उस ट्रिक से जा सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl और Na आर 126, 425 और 100 Siemens cm² mole inverse respectively. If the conductivity of 0.01 molar Ha is this 5 × 10⁻⁻5 Siemens cm inverse, the degree of dissociation of Ha। ठीक है, तो अपने को अल्फ़ा निकालना है, तो देखिए अल्फ़ा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप है ना ये जो एक्सप्रेशंस है उनको ब्रेक कर लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया NaCl, तो जो NaCl है वो कैसे आपको दिखाई देगा, तो आप कहोगे Na+ है और Cl- है, और यहाँ पे आप कलराउस का लो लगा दोगे तो आपको ये इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिस इज़ 126.4। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। फिर आपके पास में है HCl। ठीक है, जब आप HCl को ब्रेक करोगे तो मैं लिख दूंगा H+ और Cl-। ठीक है, लैम्बडा अंडरस्टूड है, लिखा होगा उसके अंदर। ये वैल्यू है 425.9। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास है Na, ओके ये है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, आपको Na+ देगा और A- देगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 100.5। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है लिमिटिंग, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और हमको पूछा क्या है, तो देखिए हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि HA का आपको निकालना है। तो HA को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, H+ और A- की फॉर्मेट में। तो हमको बस ये देखना है कि हम क्या ऊपर वाले डेटा को यूज़ करके इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो ज़रूर पता है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो एक गिवन मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये अल्फ़ा होता है। तो अब ये वैल्यू तो दे रखी है मेरे। ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ आपको H+ नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे H+ कहाँ है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए, ये जो इक्वेशन है इसको, और A आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसका नाम 2 दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ 3, और ये 4,
तो मुझे 4 की वैल्यू कैसे मिल रही है, मुझे 4 की वैल्यू मिल रही है, आप देख सकते हो 2 + 3 करूँगा मैं और उसमें से 1 को माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो 2 और 3 को प्लस कर लीजिए, तो 425.9 और उसके बाद में 100.5, इनको ऐड करो तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो ये आ गया आपके पास में 526.4। इसमें से आपको फर्स्ट को माइनस करना है, तो 126.4 को माइनस कर दीजिए, तो 0 0 0 और ये कितना आ गया, 5 में से 1 गया तो 4, तो ये 400 आ गया। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई है 400, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपन को आ गई है 400। अब ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, तो ऊपर में आपको देखो ये इसका यूनिट देखो ज़रा, ये आपको कंडक्टिविटी दिया है और ये आपको मोलरिटी दिया है, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, दैट इज 10 टू पावर -3 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कप्पा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कप्पा की वैल्यू कितनी है 5 × 10 टू पावर -5, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर -3। तो ये देखो -5 से ये 3 कट जाएगा, -2 बचेगा और -2 से आपको ये मिल जाएगा 10 और ये हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 50। इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया 1/8, ठीक है। तो 1/8 कितना होता है, पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 0.125। तो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी मेहनत आपसे करवाई गई है, ठीक है।